ईएफएम का जो सेकंड चैप्टर है, ईएफएम का जो सेकंड हमारा विषय है बिजनेस बस्टिंग, उसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उत्पाद एवं उत्पादन निर्णय पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे इसके नाम से स्पष्ट है, उत्पाद से मतलब किसी उत्पाद, जैसे कि मान लीजिए कि एक सिलाई मशीन, ये एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है और उत्पादन से मतलब है उत्पादन प्रक्रिया। जैसे कि कोई मान लीजिए सिलाई मशीन है, तो उसका रॉ मटेरियल से लेकर और जो फाइनल शेप में आने तक क्या जो है प्रक्रिया होती है, किस तरह से वो पहुंचती है। शुरू में रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करते हैं, बाद में उसमें जो है निर्माण का प्रोसेस होता है, बाद में उसका फिनिशिंग का प्रोसेस होता है और बाद में उसको हम स्टोर में रखते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, यानी कि किसी जो उत्पाद के बारे में, यानी किसी वस्तु को हम माप के हिसाब से, वजन के हिसाब से, प्रारूप, गुण और पैकिंग इत्यादि के हिसाब से जब कोई निर्णय करते हैं, तो वो एक उत्पाद के बारे में निर्णय करने से है कि भाई किस तरह से इसका होना चाहिए। और उत्पादन से संबंधित जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उत्पादन के मामले में हम उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन मिश्रण, संयुक्त उत्पाद, उप उत्पाद इत्यादि जो बातें हैं उनके बारे में डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। और उत्पाद और उत्पादन संबंधी निर्णय लेने के लिए हम जो है वो सीमांत लागत पद्धति का उपयोग करते हैं, भेदात्मक लागत पद्धति का प्रयोग करते हैं और अवसर लागत पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये तीनों ही आप अगर समझना चाहें, तो सीमांत लागत, जैसे कि हमने आपको बीईपी वाले में चैप्टर में बताया हुआ है कि सीमांत लागत किस तरह से अध्ययन की जाती है। और भेदात्मक लागत भी, कि जैसे कि भाई कितने प्रोडक्शन पर कितना कितना अंतर आता है। अवसर लागत पर, यानी कि हम इसकी जगह कोई दूसरी वस्तु का उत्पादन करें तो वो हमें कितना उसमें फ़ायदे का नुकसान होता है। इन चीज़ों के आधार पर हम ये उत्पाद और उत्पादन संबंधी निर्णय लेते हैं। तो अभी जो हम जो इस चैप्टर के हिसाब से जो जो निर्णय लेंगे, इस निर्णय में हम क्या चीज़ देखते हैं कि सामग्री जो है, श्रम है और जो ओवरहेड है वो किस प्रकार के हो रहे हैं, उनमें किस प्रकार से हम जो है एफिशिएंसी ला सकते हैं, जिससे कि हमारी जो संस्था है उसका लाभ जो है अधिकतम हो सके। तो इसलिए जो हम इस बारे में जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो ऐसे निर्णय हैं जो कि उत्पाद और उत्पाद से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर का है उत्पादन की वैकल्पिक सुविधाओं का उपयोग, ठीक है। दूसरा है उत्पादन के सर्वाधिक लाभप्रद स्तर, स्टेज का निर्धारण, पूर्ण उत्पादन क्षमता का प्रयोग, वर्तमान उत्पाद के स्थान पर नया उत्पाद शुरू करना, या प्रमुख तत्व के आधार पर उत्पादन मिश्रण का निर्धारण करना। ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर समझाई जाएंगी। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो हम उत्पादन जो कर रहे हैं उसमें कोई अगर मान लो चेंज करना चाहें, उसके प्रोसेस में कोई चेंज करें, उसके जो है रूप गुण में चेंज करें, तो इसमें जो चेंज करने से हमारी उत्पादन लागत पर और उसके विक्रय मूल्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो उत्पादन का सर्वाधिक लाभप्रद स्तर। लाभप्रद स्तर से मतलब है कि कितनी परसेंट जो कैपेसिटी है उस पर हमको ज़्यादा उत्पादन करने में या उत्पादन करने में हो रहा है। जैसे कि 60% कैपेसिटी का यूज करें, 40 का करें या 80 का करें, इस तरह का। और उत्पादन क्षमता, यानी कि जो उत्पादन क्षमता है उसका जो मेजर जो बेनिफिट मिलता है हमें, वो फिक्स कॉस्ट की वजह से मिलता है। जैसे जैसे हम उत्पादन क्षमता बढ़ाते जाते हैं, हमारी फिक्स कॉस्ट जो है प्रति इकाई के हिसाब से कम होती है और ये फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलता है। तो इसको भी हम जो है निर्णय करते हैं। कोई उत्पाद वर्तमान में चल रहा है, उसकी जगह कोई नया उत्पाद लाएं या कोई एक उत्पाद को बंद करके और पुराने जो कम उत्पादों का ही, कम प्रोडक्ट का ही प्रोडक्शन करें,
या प्रोडक्शन की मात्रा में यानी कि 2 की जगह 3 उत्पादन करें। इसी तरह प्रमुख तत्व, जब यानी कि कोई चीज़ जो है वो उत्पादन में मुख्य रूप से काम आती है और वो अगर हमारे पास में जो है उसकी उपलब्धता की लिमिटेशन हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम मोबाइल बनाने की कंपनी है और हमारे पास में चिप के जो निर्माण करने की जो सामग्री है तो वो सीमित है। तो यानी कि जो मदरबोर्ड जो है उस बनाने की सामग्री सीमित है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि भाई अगर हम मोबाइल बनाएं या हम लैपटॉप बनाएं या फिर हम कंप्यूटर बनाएं या फिर हम टैबलेट्स बनाएं, कौन सा ज़्यादा बनाएं, क्योंकि हमारे पास में चिप जो है उसकी सामग्री वो सीमित है। तो जिसमें हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा उसी वस्तु का हम निर्माण करेंगे। तो ये भी हम विभिन्न आंकड़ों के द्वारा समझते हैं, विभिन्न क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको जो कल ये सवाल दिया था ये डिफरेंशियल कॉस्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये देखा जाता है कि एक स्तर पर जो हम निर्माण कर रहे हैं उससे जब अगले स्टेप पे जाते हैं तो हमारी जो अगले स्तर पर जाने पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी अगर टोटल कॉस्ट में टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा कॉस्ट आती है तो हम नहीं करेंगे, और अगर मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट की तुलना में टोटल रेवेन्यू अगर हमें ज़्यादा मिलता है यानी कि एक स्तर के बाद दूसरे स्तर पर जाने पर तो फिर हम उतना उत्पादन करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और इसके अलावा सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। तो इसमें 3 स्तर दिए हुए हैं, 25,000 यूनिट का, 40,000 यूनिट का और 50,000 यूनिट का, और संस्था की जो कैपेसिटी है वो भी 50,000 यूनिट अधिकतम बताई हुई है। तो जैसे कि हमने पहले 25,000 जो है यूनिट की कॉस्ट निकाली है और वो जो कॉस्ट है वो हमारी आई है 75,000 रुपये, और इसका जो 25,000 यूनिट का जो रेवेन्यू आया है वो जो भी हमारा आया है, ठीक है, वो आया है हमारा 1,00,000 रुपया। जैसे कि 4 रुपये है सेलिंग प्राइस और हमारा जो है वो 25,000 यूनिट का 1,00,000 रुपये हो गया। अब मान लीजिए हम 25,000 की जगह अगर 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है 1,40,000 और टोटल जो कॉस्ट होती है 1,15,000। तो हम यह देखते हैं कि 1,00,000 की तुलना में जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 40,000, 1,40,000 यानी कि 40,000 का रेवेन्यू हमारा बढ़ गया है। कब? जबकि हम 40,000 यूनिट वाले स्तर पर जाते हैं। दूसरी तरफ टोटल कॉस्ट है वो 75,000 से बढ़कर 1,15,000 हो गई है, यानी कि ये भी हमारा 40,000 बढ़ गया है। तो यानी कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो भी 40,000 रुपये बढ़ी है और टोटल रेवेन्यू भी 40,000 बढ़ा है। तो यानी कि अगर हम चाहें तो जो है 25,000 यूनिट बनाएं, चाहे जो हम 40,000 यूनिट बनाएं, हमें एक ही फ़ायदा है तो फिर हम 25,000 यूनिट ही बनाएंगे, 40,000 क्यों बनाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो 50,000 यूनिट का जो रेवेन्यू आता है वो 1,55,000 आता है, जबकि जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है हमारे 1,35,000 रुपया। तो हम देखते हैं कि जो दूसरा स्तर जो 40,000 यूनिट की तुलना में जब हम 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो रेवेन्यू है वो तो 15,000 बढ़ता है, जबकि हमारा जो कॉस्ट है वो हमारी 20,000 बढ़ जाती है। यानी ये जो रेवेन्यू 1,40,000 का 1,55,000 हो जाता है और जबकि कॉस्ट जो है वो 1,15,000 से बढ़कर 1,35,000 हो जाती है। यानी कि हमने देखा कि जो हमारा रेवेन्यू है वो तो 15,000 रुपये बढ़ा है, जबकि कॉस्ट जो है 20,000 रुपये बढ़ी है। तो इसका मतलब कि ये जो है फुल मतलब 50,000 इकाइयों पर उत्पादन करना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल हमारा रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है उसकी तुलना में टोटल जो है कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो इस
इस तरह से ये इंक्रीमेंटल जो है उसके आधार पर कि हम कौन सी कैपेसिटी पर उत्पादन करें, निर्णय करने का एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको देख सकते हैं और भी दूसरे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।